हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट किए, जॉब कर रहे हैं वो उन्होंने ये कमेंट किया कि सर हम जॉब करते हैं, 8 घंटे तक की हमारी ड्यूटी रहती है, जॉब टाइम रहता है, हम कैसे मैनेज करें, हम लोग कैसे यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करें। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक टाइम टेबल की मांग उन्होंने की थी कि हमको थोड़ा आइडिया दो जिससे हम थोड़ा काम कर सकें। रणनीति मैंने बता दी थी और रणनीति के साथ में टाइम टेबल उसको फॉलो कैसे करना है। तो स्पेशली ये जो वीडियो है वो जॉब करने वालों के लिए है, पर अगर आप जॉब नहीं भी करते तो आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहीं से आइडिया लगाकर आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। पर स्पेशली ये जॉब की तैयारी करने वालों के लिए तो मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं। एक शेड्यूल बना के दे रहा हूं और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप थोड़ा अपने टाइम को एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए। साथ में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो शायद ही कोई व्यक्ति टाइम टेबल में बताता होगा, भोजन के ऊपर भी, क्योंकि भोजन का भी तैयारी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आप विभिन्न परीक्षाओं के टॉपर्स को देख लीजिए, वो अपनी स्ट्रेटजी में फूड को भी, गुड फूड हैबिट्स को भी शामिल करते हैं, उससे उनके जो तैयारी है वो और बेहतर होती है। तो आज के अगर मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि जॉब के टाइमिंग देखो, दिन के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं। क्या कहें, एक कॉमन टाइम हम मान के चल रहे हैं। किसी की ड्यूटी सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, किसी की 8 से, किसी की 9 से, किसी की 10 से, पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी ड्यूटी 9 बजे से शुरू हो जा रही है। अब यही वाला प्रश्न है कि जॉब करने वाले यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। और जो जॉब का टाइम है वो मैं मान के चल रहा हूं आपके 8 घंटे की जॉब है। 8 घंटे से ज़्यादा सामान्यतः कोई जॉब नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप आगे मेरी बताई हुई इस रणनीति को या एक टाइम टेबल को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। पर अगर आप ये कर लेते हैं और इतना कर लेते हैं जितना मैं बता रहा हूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी चीज़ें। तो 8 घंटे है और मैं मान के चल रहा हूँ आप सुबह 9 बजे मतलब आपकी जॉब का टाइम शुरू हो जाता है और शाम को आप ऑफिस से 5 बजे या जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ से निकलते हैं। हम इसमें ट्रांसपोर्ट का टाइम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये पूरा वो टाइम हम ऐड कर रहे हैं जिसमें आप जॉब करते हैं, जिसमें आप काम करते हैं कहीं भी। तो अब देखो क्या है, अपने पास 24 घंटे हैं, आप अपने पास 24 घंटे हैं, 24 में से 8 हमने दे दिए, 24 में से 8 चले गए, हमारे पास बच गए 16 घंटे। अब अगर आपको अच्छे तैयारी करनी है तो आपको अनुशासन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि 8 घंटे काम करने के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। आपको थोड़ा सा अनसोशल बनना पड़ेगा, 2-3 महीने तक आपको अनुशासन में रहना होगा और आपको टफ डिटर्मिनेशन दिखाना होगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अनुशासन में रहने के लिए तैयार हैं, आप 2 से 3 महीना अनसोशल होने के लिए तैयार हैं और आप दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे पास 8 घंटे हमने जॉब के निकाल दिए हैं, 16 घंटे हमारे पास जॉब के बच रहे हैं। और तो 16 घंटे जो हमारे पास जॉब के बच रहे हैं, इन 16 घंटों को भी मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिया है। 16 में से 10 घंटे एक तरफ निकाल दिए और 16 में से 6 घंटे एक तरफ निकाल दिए। 10 घंटे एक तरफ निकाल दिए, 6 घंटे एक तरफ निकाल दिए। अब इन 6 घंटों को साइड में कर लेते हैं। अब इन 10 घंटों पे बात करते हैं जो 16 में से 10 हैं। तो इनमें आपको क्या काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, अच्छी तैयारी करने के लिए आपको एक अच्छी नींद का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, आप ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, आपका माइंड हैंग होना शुरू हो जाएगा। आपको 6 घंटे सोने के देने ही देने हैं, आपको 6 घंटे सोने के देने ही देने हैं। अब मैं जब पूरा बता दूंगा आपको टाइम टेबल, तो आप अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से फिक्स कर लेना। चाहे तो आप रात को 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठें, आप 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठें, पर आपको 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है। और 6 घंटे यदि आप पूरे दिन मेहनत करेंगे, और फ़ोन को प्लीज़ साइड रख के सोएं। अगर आप सो रहे हैं तो उस समय ये मत कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे चैट कर लूँ। मैंने बोला है कि आपको अनसोशल होना पड़ेगा, अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से आपको थोड़ा सा
थोड़ा साइड हटना पड़ेगा, थोड़े दिन की ये तपस्या, ये कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन में लगे रहेंगे तो आपके सोने का टाइम बर्बाद होगा और आप फिर ज़्यादा सोएंगे, आप अनुशासित नहीं रह पाएंगे, आपको नींद आएगी। तो 6 घंटे आपको सोने हैं, तो 10 में से 6 चले गए आपके सोने में, ठीक है। आप जब भी कभी टाइम रखें। उसके बाद आपके दैनिक कार्य हैं। दैनिक कार्य मतलब आप सुबह उठेंगे, आप टॉयलेट जाएंगे, शौच करने जाएंगे, शौच करेंगे, शौच करने के बाद आप मंजन वगैरह करेंगे, अपना पेस्ट वगैरह जो भी करना होगा, मुख शुद्धि करेंगे, और मुख शुद्धि करने के बाद फिर आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यदि आप आस्तिक प्रकृति के व्यक्ति हैं तो थोड़ा जो भी कोई आपको मतलब पूजा पाठ जो भी आपको करना होता है, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, जो भी आपको काम करना है, तो खाना पीना सब कुछ मिला के आपको 3 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। आप शाम को जब ऑफिस से आएंगे, जब अपने काम से आएंगे, तो भी आपको अपना समय बर्बाद ना करते हुए 1 घंटा या आधा घंटा उसमें निकालना है। अपने चाय कॉफ़ी जो भी पीना है आप पी सकते हैं, ठीक है। तो दैनिक कार्य के लिए आपके 3 घंटे हो गए, सोने के लिए आपके 6 घंटे हो गए। इन दैनिक कार्यों में आपके सुबह शाम का भोजन भी है और आपका नहाना धोना सब कुछ इसमें है। आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत अनुशासन पूर्वक आपको इन चीज़ें करनी है। और 1 घंटा आपके ट्रांसपोर्टेशन का, आप जहाँ भी जॉब करने जाते हैं वहाँ से आने जाने में आपको 1 घंटा लग जाता होगा। अगर 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, आधा घंटा आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, और संभव है तो आप छोटे रूट को पकड़ लीजिए। छोटे रूट के माध्यम से आप जा सकते हैं जॉब पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 6 घंटे सोने के, 3 घंटे आपके दैनिक कार्य के और ट्रांसपोर्टेशन के आपका 1 घंटा, तो कुल मिला के अब तक हमारे जा चुके हैं 8 घंटे जॉब में चले गए और 10 घंटे हमारे सोने में, दैनिक कार्य में और ट्रांसपोर्टेशन में चले गए। अब बचता है मेन फैक्टर। मेन फैक्टर बच रहा है हमारे पास 6 घंटे, और 6 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे यदि आप 6 घंटे में क्वालिटी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए, आप देखा देखी काम मत कीजिए, आप एनालाइज कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में जाके आप देखेंगे, उसमें आपको यूपीएसआई एग्जाम एनालिसिस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें एक और आपको यूपीएसआई स्ट्रेटजी / यूपीएसआई रणनीति के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। कुल मिला के 10 से 12 वीडियोज़ दोनों प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। आपके सिलेक्शन होने और ना होने में वो 10 से 12 वीडियोस अंतर क्रिएट कर देंगी। और 6 घंटे में आपको, तो मैंने तो विश्लेषण कर रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, आपको केवल उन एरियाज पे फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, इस 6 घंटे को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग है मैथ्स जो आना है वो 40 क्वेश्चन आने हैं, मैथ के सेक्शन में 40 क्वेश्चन आने। उसके बाद रीजनिंग के सेक्शन में 40 क्वेश्चन आने, हिंदी के सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन आने, और मूल विधि, संविधान और जीएस के सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन आने हैं। तो अभी आपको मेजर ध्यान किस पे रखना है? आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको रीजनिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको हिंदी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और मूल विधि और संविधान को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। अब आप बोलेंगे सर जीएस का क्या है? जीएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है जीएस के बारे में। तो मैथ्स में देखो, अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो रणनीति वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि कम से कम 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सही करने हैं, 110 प्लस क्वेश्चन करने हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि 110 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आगे कर सकते हो तो आप कर दो, बहुत अच्छा होगा, और पूरे चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं कि 110 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 110 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो 110 कैसे कैसे बता रखे हैं मैंने, 25 प्लस मैंने मैथ्स में बता रखे हैं कि 25 प्लस आपको मैथ में करने, यानी कि मिनिमम 25 करने, रीजनिंग में आपको 30 प्लस करने, हिंदी में भी आपको 30 प्लस करने, और मूल विधि, संविधान और जीएस वाले सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन करने। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो इनका योग 130 आ जाएगा। और अगर इनके हिसाब से आप चलते हो तो आपका हर सब्जेक्ट में जो 35% वाला क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन जहां आप करेंगे तो 62.5 नंबर के आसपास बैठेंगे। 25 क्वेश्चन जहां पे कर रहे हैं तो 62.5 बैठ रहे हैं, 62.5 मैथ में हो जाएंगे, 62.5 आपके मूल विधि संविधान में हो जाएंगे, और 30 करेंगे तो आपके 75 नंबर हो जाएंगे। कुल मिला के आपका योग बैठेगा 275 अंक, और 275 अंक इतनी बड़ी भर्ती के लिए सफिशिएंट बैठने वाले हैं। तो कम से कम 110 तो सही करने हैं, इससे आगे जा सकते हैं तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैथ्स में 25 करने हैं, अगर
और बढ़ा सकते हो, 5 और कर सकते हो तो कर दो, रीजनिंग में 5 और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, हिंदी में 5 और बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, 15 बढ़ गए, कितने हो गए 125 क्वेश्चन हो गए। और अगर मूल विधि संविधान में 25 क्वेश्चन भी आप कराए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आपको क्या काम करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। मैथ्स में अगर कमजोर हैं तो वहां से आप रणनीति देख लीजिए, उसमें 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं, हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन कम से कम करने अनिवार्य हैं, कम से कम 14 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, पर मैं कम से कम 20 करवा रहा हूं मैथ में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और हो सकता है आपकी शिफ्ट आसान हो तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, ये कटु सत्य है, ये बात आप मान लीजिए। पर अगर आप 20 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे मैथ्स में कम से कम, तो आप नॉर्मलाइजेशन वाले पंगे में भी नहीं पड़ने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पे 5 क्वेश्चन घटा रहे हैं तो आपको रीजनिंग या हिंदी में 5 नंबर बढ़ाने होंगे, 5 क्वेश्चन बढ़ाने होंगे। ये बात आप दिमाग खोल के कान खोल के सुन लीजिए। तो मैथ्स को आपको देना है 2 घंटा, और मैथ्स की जो मैंने एनालिसिस की बना रखी है 10 से 11 टॉपिक मैंने वहां दिए हैं, अगर आप उन पे मास्टरी कर लेते हैं, अगर आप उन टॉपिक्स पे 10 से 11 टॉपिक दिए हुए हैं उन पे मास्टरी कर लीजिए, आपके 25 से 30 क्वेश्चन आराम से उन टॉपिक से हो जाएंगे। तो मैथ्स को आपको 2 घंटे स्मार्ट स्टडी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा मतलब झोला भर के नहीं चलना है। तो आप मैथ्स के लिए वहां से करिए। रीजनिंग में 2 घंटे आपको देने, 6 में से 2 घंटे आपने मैथ्स को दिए, अब आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे से ज्यादा मत दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शुरू करें आप, ठीक है। देखो अब मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा, पर आप भी मैच्योर हैं, आपको भी अच्छे से वो चीजें करनी है। साथ में देखो रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ा जाए। रीजनिंग में कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, पासा हुआ, और उसके बाद जो काउंटिंग फिगर्स है, ये टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक हैं, इनकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मशीन इनपुट आउटपुट भी मैं आपको करवाऊंगा। ये 5 टॉपिक हैं, इनकी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, पर उससे मैं अपलोड करूंगा एग्जाम से लगभग जब एग्जाम डेट आ जाएगी उससे पहले ही, फिर आप फटाफट उनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से उनको कर लेना। तो रीजनिंग में अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो एसके झा की एक बुक आती है, एसके झा, आई थिंक आरके झा की बुक आती है, सॉरी आरके झा या एसके झा है, मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो रहा है, अरिहंत की बुक आती है पतली सी, उससे आप अपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और अगर आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हैं तो आप सीधे प्रैक्टिस सेट पे जाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और ये चीज नोटिस कीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन प्रैक्टिस सेट में कमजोर है और उसी पे आप मेहनत करना शुरू कीजिए। रीजनिंग के लिए 1 घंटा आपको देना है, और रीजनिंग के लिए 1 घंटा आप देंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे मत लगाइए। आज प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद आप ये देखिए आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो अगले दिन अपने इस टॉपिक को कवर कर लीजिए उसे 1 घंटे के टाइम में, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करके उसे 1 घंटे के टाइम में उसको कवर कर लीजिए। अगर बड़ा टॉपिक है तो उससे अगले दिन का 1 घंटा भी उसी को दीजिए, और जब आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उससे अगले दिन आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट जब आप देंगे तो वो सेक्शन आपका मजबूत हो चुका होगा, और धीरे धीरे अपने आप को संवारते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो 2 और 3 घंटा रीजनिंग का हो गया। हिंदी आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मायने रखती है, हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और हिंदी को मैंने 1.5 घंटा देने के लिए बोला है। हिंदी में मैं बोल रहा हूं 30+, पर आप 40 तक भी कर सकते हैं, आप 38 से 40 तक भी कर सकते हैं यदि आप हिंदी को गंभीरता से लें। तो हिंदी को बहुत गंभीरता से लेना है, और हिंदी में 30 से कम क्वेश्चन करने नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, अच्छे से तैयारी करें। हिंदी को 3 भागों में मैंने बांट दिया है, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी शब्दावली। हिंदी शब्दावली पे चले जाते हैं, कोई भी अच्छी बुक जिसमें शब्दावली दी हुई हो आप देख लीजिए, या ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, उसमें शब्दावली बहुत अच्छे से दी हुई है। तो आप एक क्रम से आधा घंटा शब्दावलियों को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। मैं भी कठिन शब्दावलियों के ऊपर वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करूंगा, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, पर मैं जितना सहयोग आपका कर पा रहा हूं उतना कर रहा हूं। आप घबराइए नहीं और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो शब्दावली में सबसे पहले मतलब जैसे है, आपको पर्यायवाची पढ़ लीजिए, उसके बाद आप विलोम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप तत्सम तद्भव एक साथ पढ़े जाएंगे, समानार्थक एक साथ पढ़ लीजिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द फिर पढ़ लीजिए। तो आप क्या करिए, पढ़ते जाइए और उनका रिवीजन भी साथ साथ मैनेज करते जाइए, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि शब्दावली एक बहुत बड़ा एक टॉपिक बनता है। आप इसी तरह से देख सकते हैं कि
इनका जो वेटेज है वो भी इसी अनुपात में रहने वाला है, 1-1-1 के अनुपात में रहने वाला है। अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको शब्दावली से 10 से 12 क्वेश्चन दिख जाएंगे। साहित्य में पिछली बार कम क्वेश्चन आए थे, पर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। अभी लास्ट टाइम दिसंबर में एग्जाम हुआ था जेल वार्डन का, उसमें व्याकरण से ज्यादा साहित्य पूछी गई थी, तो साहित्य को आपको पढ़ना है। साहित्य की मैंने 15 से 20-20 मिनट की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, 12-13 पार्ट अब तक अपलोड कर दिए हैं। आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहीं से आप नोट्स बना लीजिए और उन्हीं का रिवीजन करते रहिए। अभी 7-8 वीडियोस और पढ़ी हैं, उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो साहित्य आप वहां से पढ़ लीजिए। 30 मिनट प्रतिदिन साहित्य को दीजिए और हिंदी व्याकरण को, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, इन सबको आप पढ़ते रहिए। अभी क्योंकि मूल विधि संविधान चल रहा है और ये आगामी सप्ताह है, यानी कल से मैं आपका हिंदी साहित्य शुरू करके खत्म कर दूंगा। और जैसे ही मूल विधि संविधान में से कोई चीज खत्म होती है तो हम सीधे हिंदी व्याकरण की तरफ चले जाएंगे। हिम्मत के साथ आप सब काम करते रहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। राम जी की पाठशाला को एक सहायक के तौर पे आप इस्तेमाल करिए। तो हिंदी व्याकरण को 30 मिनट देना है, साहित्य को 30 मिनट देना है, शब्दावली को 30 मिनट देना है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो हिंदी का सेक्शन 1.5 घंटा हो गया और उसके बाद जो 1.5 घंटा बच रहा है आप वो मूल विधि और संविधान को दीजिए। मूल विधि के लेक्चर्स मैंने अब तक 40 अपलोड कर दिए हैं, आईपीसी को पूरा पढ़ा दिया है। 15 से 20 मिनट के लेक्चर हैं, इसी कारण से मैंने उन छोटे छोटे लेक्चर्स को अपलोड किया है। उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा कवरेज उसमें मिल जाएगा। तो मूल विधि को आप 45 मिनट दीजिए और संविधान को आप 45 मिनट दीजिए। दोनों की दोनों चीजें चल रही हैं। आप 15 से 20 मिनट में वीडियो देख लीजिए और 10 से 15 मिनट में उनका रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अगर टाइम थोड़ा कम लग रहा है तो सोने में आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। अब देखो, अब आप पूछेंगे कि जीएस में क्या करें, तो जीएस का इतना कुछ बड़ा वेटेज नहीं है। जीएस का इतना बड़ा वेटेज नहीं है। अगर आप मूल विधि संविधान को अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से 18 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन के फील्ड में पहले से हैं तो आप 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी अब आपको क्या काम करना है, आपको अनसोशल होना है। आपको क्या काम करना है, आपका जो वर्क प्लेस है आप उसमें 2-3 महीना लोगों से थोड़ा कम बात कीजिए। आपको क्या काम करना है, कोई भी जीके की फैक्चुअल बुक ले आइए, जिसमें कोई भी पीडीएफ ले लीजिए, कोई भी मतलब फैक्चुअल बुक ले लीजिए। अगर संभव होगा तो मैं बता दूंगा, एक स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी की बुक भी आप देख सकते हैं, रेलवे के लिए आती है स्पेशली, पर वो फैक्ट से भरी पड़ी है। तो कोई भी छोटी मोटी फैक्चुअल बुक ले लीजिए जिसमें हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे अच्छा खासा फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो टाइम है, जो आपका वर्किंग टाइम है, उसमें जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपनी जीएस की फैक्चुअल बुक उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। और तो इसी तरह से आपका धीरे धीरे क्या देखेंगे कि आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा और आप यूपीएसआई में दरोगा बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में और भारतीय संस्कृति के दार्शनिकों ने बहुत बढ़िया बात कही है, आपको भोजन पर भी ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि आप भोजन पे ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि भोजन 3 तरह का होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है, यानी कि आपके अंदर धीरता बढ़ती है, आपके अंदर पेशेंस बढ़ता है, आपके अंदर क्रोध की कमी होती है, गुस्सा आपको कम आएगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन उस दिन खराब हो जाता है। तो सात्विक भोजन करना चाहिए। राजसिक भोजन में क्या होता है, राजसिक भोजन में आदमी को गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है, काम भाव ज्यादा उदय होता है, यानी कि मिर्च मसालों से भरे हुए भोजन करना, बहुत तला भुना खाना, तीखा चटपटा करारा इस तरह से खाना, ये राजसिक भोजन होता है। और तामसिक भोजन में तो सब उल जलूल की चीज़ें आ जाती हैं, मांस मछली अंडा वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आप कुछ भी खाते हो, खाते रहिए, मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं एक मेंटोर की तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ तो मैं आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक बात आई है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी कि आहार शुद्ध होने से सत्व की यानी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वो जीवन की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को, बड़ी से बड़ी उपलब्धि को धारण कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। तो आने वाले 2-3 माह तक आपको इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आप देखो, आने वाला समय, गर्मियां चल गई हैं तो आपको तरल भोजन पे रहना है। ज्यादातर तरल भोजन पे आप रहेंगे तो आपके शरीर में थकान कम होगी, पसीना निकलेगा, आप तरल भोजन ले रहे हैं
तो आपके अंदर एक्टिवनेस बनी रहेगी। आपको तले भुने पदार्थों से दूर रहना है, आपको तले हुए भोजन से दूर रहना है, फास्ट फूड से दूर रहना है। थोड़े दिन का तप है, एक बार दरोगा बन जाएंगे फिर आप कुछ भी खाते रहिए। आपको दूध का सेवन करना है सोते हुए, आप दूध का सेवन कीजिए। और अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो मैं एक चीज और बताता हूं आपको, एक स्ट्रेस कॉम के नाम से, स्ट्रेस कॉम के नाम से एक आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं, वो यूज करने में बहुत अच्छे हैं। अश्वगंधा के बने होते हैं। दिन भर जो आप थकान मानेंगे उसको भी दूर करेंगे, आपके स्ट्रेस को भी दूर करेंगे और आपको अगली सुबह एक नई शुरुआत देंगे। तो आप दूध के साथ में 1 या 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्रातःकाल उठते ही आप क्या करें, आप दही लें, दही जरूर लें। दोपहर में अगर मट्ठा संभव हो सके, आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो मट्ठा लें। और जूस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखो भाई आप जॉब कर रहे हो तो जूस तो अफोर्ड कर ही सकते हो, तो जूस लें। दालों में क्या लें, शाम के समय दाल कभी ना खाएं, रात्रि में दाल कभी ना खाएं, क्योंकि उससे रात्रि में तेजाब बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है। तो आप दाल का सेवन करें। यदि रात्रि में दाल का सेवन करना चाह भी रहे हैं तो पतली पतली मूंग की छिलके वाली दाल का सेवन करें, साथ में फलों का सेवन करें और आप रोटी का सेवन करें। रोटी के साथ अब आप बोलेंगे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल से निद्रा और तंद्रा दोनों आती हैं और आपको इस समय कम से कम सोना है और कम से कम सो के अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करना है। तो आपको दूध, दही, मट्ठा, जूस, दाल, मूंग की दाल छिलके वाली बिल्कुल साधारण दाल लेनी है और चावल का बिल्कुल परहेज करना है। फल और रोटी का आपको सेवन करना है। घी का सेवन आप जरूर कीजिए, क्योंकि घी से जो मस्तिष्क होता है उसमें तरलता आती है। और सलाद का भरपूर सेवन कीजिए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, ठीक है, मौसम्बी खाइए, फल खाइए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी तामसिकता बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से हैं, मतलब आपको नींद ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी। और एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हों, और मैरिड लोगों के साथ में क्या रहता है, अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो यदा कदा उनके साथ शारीरिक संबंध हम बनाते हैं। तो वो शारीरिक संबंध हमको स्ट्रेस दूर करने के लिए बनाते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति हमेशा से ब्रह्मचर्य को बल देती आई है। विवाह होने से पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन नियम से करना चाहिए और विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचर्य का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर से वीर्य स्खलित होता है और स्त्री के शरीर से रज स्खलित होता है तो उससे तेज का नाश होता है, और तेज का नाश होने से मस्तिष्क एवं स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है और आपके शरीर में एक बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी। तो आपको एक तपस्वी की भांति 2-3 महीने तक अपने पार्टनर को समझाना है और जितना संभव हो सके अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए ब्रह्मचर्य का ध्यान करना है, ब्रह्मचर्य को स्थित करना है। आप देखेंगे जब आपका मन लगेगा तो ब्रह्मचर्य में आपका मन लग जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब काम शक्ति को बढ़ाने वाली चीज क्या है, गुस्से को बढ़ाने वाली चीज क्या है, तो आप सेवन करिए, 3 महीने बाद आप सेवन कर लीजिए। पर मेरी सलाह है कि आप प्याज, लहसुन, मांस और मिर्ची, इन चारों चीजों को विष के समान अभी अपनी परीक्षा के समय त्याग दीजिए। अगर आप, ये मेरे सुझाव हैं, ये ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, तो अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर कीजिए, अपने पार्टनर को समझाइए, प्रेम पूर्वक समझाइए और कुछ समय प्याज, लहसुन, मांस और मिर्ची का त्याग कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे इन चीज़ों के, लाजवाब। आप मेरे को थैंक यू बोलोगे इन चीज़ों के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है और आपको कम से कम निद्रा आएगी, कम से कम गुस्सा आएगा, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे और आपका जो मन है पढ़ाई में, आप ये 6 घंटा पढ़ेंगे तो ये 12 घंटे के बराबर हो जाएगा, आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।